और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, बिहार में योगी स्टाइल में इलाज शुरू हो गया है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब बिहार में रैली करने जा रहे थे, एक ही बात कह रहे थे कि बीजेपी को लाओ और यूपी में जैसे इलाज होता है उसी स्टाइल में बिहार में इलाज होगा। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, वही इलाज शुरू है। लेकिन देखिए योगी आज कहां थे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ आज थे संगम तट पर, माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे योगी। ये वो तस्वीर है। योगी प्रयागराज में पक्षियों को खाना खिला रहे थे और दूसरी तरफ बरेली में बुलडोजर चल रहा था। और बुलडोजर तौकीर रजा के करीबी पर बुलडोजर 25 करोड़ की संपत्ति थी। तो बिहार में भी योगी स्टाइल वाला इलाज शुरू हो गया। बिहार बीजेपी के नए नए गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी। गृह मंत्री बनते ही आज अपनी कुर्सी संभाली है सम्राट, आज दफ्तर पहुंचे हैं। उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया उनको। बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने। इससे पहले सम्राट डिप्टी सीएम थे। गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस प्रशासन सब सम्राट चौधरी के हाथ में आ गया है। पुलिस प्रशासन भी, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री दोनों है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, यह तस्वीर अगली दिखा रहा हूं मैं आपको। बिहार में आज पुलिस ने जब फायरिंग शुरू की बवाल के दौरान, पुलिस का यह रूप बिहार में कम आपने देखा होगा। बिहार की जहां बवालियों को संभालने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में एनकाउंटर भी शुरू हो गए। एक अपराधी को आप देख रहे हैं जो हथियारों की मिनी फैक्ट्री चला रहा था, उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। शिवदत्त राय में दंगा नहीं, सब चंगा है। भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया आज वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। योगी ने बिहार की चुनावी रैलियों में उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था का वादा किया था। अपराधियों का हाल यूपी जैसा करने के वादे पर अब बिहार में एक्शन शुरू हो गया है, वो भी सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के कुछ ही घंटे बाद। बेगूसराय में अपराधियों का एनकाउंटर हो गया, यानी बिहार में योगी स्टाइल में अपराधियों का हिसाब शुरू हो गया है। जैसा सम्राट ने वादा किया उसका ट्रेलर भी दिखा दिया। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड बांध देना शुरू करवा दूंगा। 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही योगी ने भी ऐसा ही अल्टीमेटम दिया था। योगी मॉडल हिट हुआ तो सम्राट चौधरी भी योगी स्टाइल में
बिहार में अपराध का खात्मा करने निकल पड़े। अब देखिए जरा किसका एनकाउंटर हुआ है बिहार में। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये है शिवदत्त राय। ये मिनी फैक्ट्री चला रहा था हथियारों की। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये वो घर है जिस जगह पर हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। यहां कट्टे, पिस्टल, बंदूक सब बनाई जा रही थी बिहार में। ये सब कैसे हो रहा था सोचिए। पुलिस की नाक के नीचे अब तक सब चल रहा था। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये सारे जो हथियार बरामद हुए हैं ये सब इसी घर में बन रहे थे और ये शख्स बना रहा था। हथियारों की बड़ी खेप, मैगजीन भी आप देख रहे हैं। ये सब पुलिस ने यहां से बरामद किए। तो अब बिहार में योगी स्टाइल में कैसे कार्रवाई हो रही है, काउंटर कैसे हुआ। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में यूपी जैसा एक्शन हो रहा है। बेगूसराय में पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर किया। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की खरीद और बिक्री हो रही थी, पुलिस को पता चला। इनपुट के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई शुरू की। पुलिस की टीम ने इलाके को पहले चारों तरफ से घेरा। इसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधी मौके से भागने की कोशिश करने लगे। बदमाशों ने पुलिस पर 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई बिहार में। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लगी है। कुख्यात शिवदत्त राय पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ है। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 3 राउंड गोलियां चलाई। बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुछ अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। मिनी गन फैक्ट्री से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 1 देसी कार्बाइन, 2 मैगजीन, 5 खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इलाके में पुलिस का सर्चिंग अभियान भी जारी है और हथियार सप्लाई नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है। मौके से कप सिरप और नगद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस को इनामी अपराधी शिवदत्त राय की पहले से तलाश थी। वो कई मामलों में आरोपी है और फरार चल रहा था। यह एक्शन हुआ इसके ऊपर। 2022 में सरपंच के घर पर फायरिंग में भी यह आरोपी था। सुनिए जरा सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। गृह मंत्री बनने के बाद अपराधियों और अपराध पर कैसे एक्शन हो रहा है। एक व्यवस्था खड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब देखिए जरा, जिस वक्त चुनाव हो रहे थे, रैली हो रही थी, कैंपेन हो रहे थे, उसी वक्त यह इशारा मिल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जब रैली में जा रहे थे, जिस रैली में जा रहे थे वहां बुलडोजर पहुंच रहे थे और बुलडोजर एक सिंबल बन गए थे। जहां योगी वहां बुलडोजर और बिहार में बुलडोजर। बुलडोजर से ही फूलों की बारिश भी हो रही थी योगी पर। और अब बिहार के लोग बुलडोजर को अपनाना चाहते हैं। इसलिए अगली तस्वीर देखिए। अब तक क्या था कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास होता था। सम्राट चौधरी ने शपथ ली। बीजेपी की शर्त थी कि गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और। सम्राट चौधरी हो गए हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री यानी जितना पुलिस प्रशासन महकमा है सबकी जिम्मेदारी सम्राट के पास। 20 साल में पहली बार नीतीश गृह मंत्री नहीं है। नीतीश हर बार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने मंत्रालय में फेरबदल की मांग की थी। साथ ही गृह मंत्रालय को लेकर दावा भी ठोका था। दावा है कि शुरू में नीतीश इसको लेकर तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में नीतीश सम्राट चौधरी के नाम पर मान गए। गृह मंत्रालय किसी भी राज्य का शक्तिशाली विभाग होता है। अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे। पुलिस पोस्टिंग से लेकर राजनीतिक नियंत्रण तक सम्राट के पास होगा। आईपीएस, डीएसपी, थानों में नियुक्ति भी गृह मंत्रालय से ही होता है। इसका राजनीतिक लाभ भी मिलता है।
अब ये सारी चीजें नीतीश के हाथ से निकल गई। बड़े ऑपरेशन, आर्थिक अपराध से जुड़ी फाइल गृह मंत्री देखता है, राजनीतिक अपराधियों की फाइल भी अब नीतीश नहीं देखेंगे। इस पर अब फाइनल फैसला सम्राट चौधरी लेंगे। मतलब सत्ता नीतीश एक अड़े मार्ग से अब 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गई है। जो 5 देश रत्न मार्ग है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आधिकारिक आवास है। क्राइम, माफिया और कार्रवाई पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अब सीधे सम्राट चौधरी की होगी। दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन की जिम्मेदारी भी होगी। लॉ एंड ऑर्डर के सारे फैसले बीजेपी ले सकेगी। कानून व्यवस्था पर अब सवाल नीतीश पर नहीं आएगा। अपराधों की खबरों पर विपक्षी सीधे बीजेपी से ही सवाल करेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने का मतलब है सत्ता संतुलन बदल गया है। ड्रग, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी जैसे केस अब सम्राट चौधरी ही देखेंगे और बड़ा एक्शन होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। यह कोई विषय ही नहीं है। कौन विभाग किसके पास रहेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, यह महत्वपूर्ण होता है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर हमारा यूएसपी है, कल भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर यूएसपी रहेगा। मैंने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है, कानून का राज, और मुख्यमंत्री जी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ये डिपार्टमेंट दिए हैं, हम कानून का राज लाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, गृह मंत्रालय देने से तो अच्छा है ना। एक नए नौजवान चेहरे पर को जिम्मेवारी दिया है लॉ एंड ऑर्डर का, तो और इफेक्टिवली काम करेंगे। सम्राट जो सरकार है ये प्रोग्रेटिव सरकार का है, मुख्यमंत्री का है। इसके अंदर तीसरा आदमी का किसी का रोल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी को अपने लिए वो बेहतर लगे होंगे तो मुख्यमंत्री जी जाने। अब मुख्यमंत्री जी का विवेक कितना इस्तेमाल होगा और कितना काम करेगा ये तो समय बताएगा। विधानमंडल दल के नेता हैं, उनको ये विभाग मिला है। बिहार के अंदर जो कानून का राज है, सुशासन है, वो स्थापित है, उसको और मजबूती से स्थापित किया जाएगा। सम्राट चौधरी एक बेहतरीन नेता हैं और गृह मंत्री के तौर पर बिहार के वो अच्छा काम करेंगे, ऐसा विश्वास है। अब देखिए जरा बिहार को और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे पहले भी। शायद यही वजह है कि बीजेपी गृह मंत्रालय चाहती थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखी गई जब बिहार के पटना में कुछ लोग घुसे बंदूक लेकर, और न सिर्फ घुसे, देखिए बेखौफ होकर घुसे, पिस्टल लोड की और अस्पताल के अंदर जाकर उन्होंने एक के बाद एक फायरिंग की। बिहार में अपराध और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे। देखिए जरा बिहार की हालत क्या है, कितने बेखौफ है अपराधी। बिहार में 2020 में देखिए जरा 3150 हत्याएं हुई हैं। 2021 में 2799 हत्या, 2022 में 2930 हत्या और 2023 में 2862 हत्या। यह बिहार में हत्या का ग्राफ है। बिहार चुनाव से पहले अपराध के कई मामले सामने आए। पटना से लेकर जहानाबाद, मोतिहारी में हत्या की घटनाएं हुई। इसको लेकर विपक्ष ने नीतीश राज की तुलना जंगल राज से की थी। एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट में हत्या के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर था। 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं दर्ज हुई। 2020-23 के बीच 4 सालों में हर साल हत्या की संख्या में कमी आई है। इस साल बिहार देश भर में हत्या के मामले में नंबर 2 पर था, लेकिन सबसे अधिक अपराध वाले राज्यों में बिहार टॉप 5 में नहीं है। इस रिपोर्ट में हत्या को लेकर वजह भी बताई गई है। निजी दुश्मनी, जमीन संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह और आर्थिक वजह रही है। सबसे बड़ी राहत राजनीतिक और सांप्रदायिक हत्याएं बेहद कम होना थी। राजनीतिक कारणों से होने वाली हत्या में सिर्फ 2 हत्याएं ऐसी दर्ज की गई। सांप्रदायिक या धार्मिक कारणों से सिर्फ 1 हत्या दर्ज की गई है। यह बिहार की स्थिति है। बिहार में एक अच्छी चीज यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की खबरें कम आती हैं। अब सुनिए जरा बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आने से क्या बिहार की कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, योगी स्टाइल में इलाज होगा? सुनिए। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये भाजपा को जो मिला है तो निश्चित तौर पे बिहार को एक प्रशासनिक तौर पे और शासन व्यवस्था के मामले में निश्चित तौर पे हमें अब दूसरे जगह झांकने का कोई मौका नहीं देगा। हमारे यहाँ भाजपा वो करके दिखाएगी, इसका पूर्ण विश्वास है। योगी स्टाइल में अपना इनकाउंटर कर रहे, उस तरह से बिहार में भी शुरुआत हुआ है। हम लोग इसका पूरा समर्थन करते हैं। बिहार बड़ा ही अराजकता के दौर से गुजर रहा था। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ था।
ऐसे में इस तरह के एनकाउंटर आम लोगों को सुकून दे रहा है। जैसे योगी जी ने यूपी में सख्ती दिखाई तो वहाँ काफ़ी हद तक अपराध कंट्रोल है, ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए और जरूरी है, जायज है। आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपराधियों के प्रति आज अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही ऐसा स्टेटमेंट भी दिए हैं कि अपराधी के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे, और अगर उनके आने के साथ अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो रहा है तो आम आवाम के लिए खुशी की बात है। हम लोग इसी उम्मीद से इस सरकार को बनाए हैं कि अपराधियों के सफाया कर दिया जाए। बहुत पहले से ये शुरू होना चाहिए था, क्योंकि अपराधी जो बेगुनाम हो रहे हैं उनका इसी तरह से इनकाउंटर होगा तो समाज को एक बहुत बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगा। कि बिहार में सुशासन की सरकार थी और सुशासन की सरकार रहने के लिए योगी मॉडल जरूरी है, एनकाउंटर जरूरी है। अपराधियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ते जा रहा है उसके लिए इनकाउंटर बुलडोजर आवश्यकता है। बिहार में यह मॉडल लागू होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अपराधियों के खिलाफ जरूरी है इस तरह का कदम उठाना, ये बहुत पहले होना चाहिए था। अपराधियों में जब तक प्रशासन का खौफ नहीं होगा तब तक वो अपने रास्ते पर नहीं आएंगे। यही तो बदलाव है, बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। और हम लोग बिहार ही रहे थे कि हमारे यहाँ बिहार, अब बिहार नहीं रहा। बिल्कुल होना चाहिए योगी मॉडल, बिहार को भी योगी मॉडल की ही जरूरत है। देखिए, इस निर्णय से तो जनता में खुशी की लहर है। यह तो शुरू से ही इस तरह की मांग थी कि बिहार में भी योगी मॉडल शुरू हो। बेगूसराय में 36 घंटे में 2 इनकाउंटर के बारे में सुनने को मिला और यहाँ अपराधियों का बहुत मनोबल बढ़ गया था। इनका मनोबल समाप्त करने के लिए यूपी स्टाइल में यह इसकी आवश्यकता है। तो आपने बिहार के लोगों को सुना जो अपने दिल की बात कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं इसकी जरूरत है, अपराधियों में खौफ हो पुलिस का। देखिए अपराधियों में खौफ कैसे है, योगी आदित्यनाथ के राज में तौकीर पर भी एक्शन हो रहा है। बरेली में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे, ये आप देख रहे हैं, संगम के तट पर पहुंचे, संगम में आरती की है, दुग्धाभिषेक किया। अब आइए सीधे आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में पहुंची थी पुलिस और बुलडोजर। दरअसल तौकीर के करीबी के ठिकाने पर बुलडोजर चलना था। काम करें सभी अच्छे से काम करें, कोई शिकायत का मौका नहीं दे किसी तरफा में। थोड़ी सी मेहनत कर ले सभी ध्यान दे। तो पुलिस ने पहले लोगों को वार्निंग दी, सावधानी बरतने को कहा और पहले उस बिल्डिंग में जो सामान रखा था वो निकलना शुरू हुआ। 25 करोड़ इसकी कीमत बताई जाती है संपत्ति की। नीचे लेके आ जाए, कोई ऐसा काम ना करे। और उसके बाद देखिए जरा बुलडोजर चलना शुरू हुआ। पोकलेन मशीन आई थी, बाकायदा बड़ी इमारत थी जिसे गिराया जाना था। और उसके बाद देखिए जरा, पूरी इमारत एक बार में जमींदोज हो गई, खिलौने की तरह जमीन पर आ गई पूरी बिल्डिंग। पूरी इमारत आप देख रहे हैं जो बुलडोजर के जरिए गिरा दी गई है। आइए आपको बताऊं क्यों हुआ एक्शन और किसकी इमारत है ये। दरअसल ये आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं और ये जेल में तौकीर रजा देख रहे हैं, इन्हीं के करीबी की है। बरेली में तौकीर रजा के करीबी की संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। तौकीर के करीबी हैं आरिफ, अवैध बाजार पर चला है बुलडोजर। उन्होंने अवैध तौर पर बनाया था। 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। 2 जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। 25 करोड़ की कीमत की 2 इमारतों पर एक्शन हुआ।
2 मंजिला मार्केट बिना नक्शा पास कराए बनाई गई। 11 अक्टूबर को प्रशासन ने अवैध कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया। प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी थी। प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ घंटों का वक्त दिया जिनकी दुकानें थी इस इमारत में। लोगों को अपना सामान निकालने की इजाजत दी गई। इसके बाद बुलडोजर की मदद से मार्केट को गिरा दिया गया। मार्केट में जिम और होम डेकोर सहित कई सेंटर चल रहे थे। सबसे पहले मार्केट के पीछे वाले हिस्से की दीवार गिराई गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई। आसपास की दुकानों को सुरक्षा के लिए बंद करा दिया गया। बिजली विभाग ने भी एहतियातन बिजली सप्लाई रोक दी थी। यह कार्रवाई हुई इस पर, और बताया जाता है 25 करोड़ की लागत से यह इमारत बनी थी। आसपास की सारी दुकानें गिरा दी गई हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीओ क्या कह रहे हैं। जहां लगभग 16 दुकानें पर कार्रवाई की जा रही है और दूसरी साइड पीलीभीत बाईपास रोड पे है जो एक शोरूम है, उसको भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद हैं और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, जिससे कानून व्यवस्था की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न होने पाए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आतंक का हमास मॉडल। पड़ोसी पाकिस्तान कैसे साजिशें रच रहा है उसकी एक तस्वीर देखिए जरा। कुछ इस तरह से पाकिस्तान सरहद से ड्रोन भेजता है भारत की सीमा में, और न सिर्फ ड्रोन बल्कि ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। ये एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। इसी तरह सीमा से ड्रोन आते हैं, ड्रोन हथियार लेकर आते हैं, भारत की सीमा में आते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं ड्रोन। इस तरह से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और ड्रग्स भी पाकिस्तान भेजता है। ऐसे ही हथियार जो भेजे गए वो पकड़े गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो विदेशी पिस्टल्स हैं ये पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजी गई हैं। आईएसआई के तस्करों से जब्त किए गए ये हथियार। बाकायदा ड्रग्स भी ऐसे ही भेजी जाती है, इसलिए जो ड्रग तस्कर हैं उन पर एक्शन हो रहा है। ड्रग तस्करों पर बुलडोजर चला है। जम्मू कश्मीर में इमारत गिरा दी गई। देखिए लोगों में गुस्सा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि कैसे एक विश्वविद्यालय में ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। देखिए जरा अब लोग क्या कह रहे हैं, अल-फलाह को गिरा दो, प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गिरा दो। इस अल-फलाह में कैसे आतंक का अड्डा बना हुआ था। ये जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं इनके बैनर में लिखा अल-फलाह विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं उस पर। अब देखिए दावा यह किया जा रहा है जिस तरह हमास के आतंकी अस्पताल के जरिए अस्पताल की आड़ में नीचे अपना ठिकाना बनाते थे, क्या उसी तरह अल-फलाह से जुड़े डॉक्टर्स भी अस्पताल, जो आप कहिए जिस तक लोगों का जहन और दिमाग ना जाए इसलिए अस्पताल को टारगेट किया, अस्पताल को अड्डा बनाया। जैश के डॉक्टर मॉड्यूल का हमास की रणनीति अपनाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि हमास भी अस्पतालों का इस्तेमाल करता था। गाजा के अस्पतालों में लोगों को मानव ढाल बनाता था ताकि इजरायली फौज के हमलों से लड़ाकों को बचा सके। ठीक वैसे ही जैश से जुड़े डॉक्टर्स आतंकी भी यही करते थे। उन्होंने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज को अपना अड्डा बनाया। यहीं पर काम करने वाले कई लोग आतंकी नेटवर्क से जुड़ गए, जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें नेटवर्क में जोड़ना आसान होता था। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल इसी अल-फलाह में पढ़ाते थे। वो अल-फलाह की लैब से सोचिए रासायनिक केमिकल चुरा कर ले जाते थे, जिसे अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर बम बनाया जाता था। हमास के लड़ाके भी अस्पतालों में हथियार और बम रखते थे छिपाकर बेसमेंट में।
उसी तर्ज पर जैश से जुड़े डॉक्टर भी आतंकी यही काम कर रहे थे, क्योंकि आतंकी गुट जैश और हमास के बीच सांठगांठ थी। 5 फरवरी को पीओके में हमास और जैश लश्कर का जलसा हुआ था। आतंकी कमांडरों ने भारत को तोड़ने का मंसूबा जाहिर किया था तब। इसके बाद जैश ने हमास की आतंकी किताब पढ़कर उसे लागू किया है। क्या यही तैयारी थी, यही कोशिश थी? लेकिन अल-फलाह पर कार्रवाई हो रही है, तो सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं। मदनी और विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। अरे मौलाना कुछ तो सब्र करो, कुछ तो शर्म करो। कम से कम जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना बंद करो। आपके ऐसे स्टेटमेंट जो है न सिर्फ भारत बल्कि इस्लाम के लिए भी बड़े बेहद घातक हो सकते हैं। अगर अत्यवादियों को, आतंकवादियों को, अमानवीय कुकृत्य करने वाले जिहादी जानवरों को आप बचाओगे तो उसके परिणाम सभी के लिए घातक होंगे। अब देखिए सवाल यह कि अल-फलाह में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, परिवार वाले अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। बेशक वहां से कुछ आतंकी निकले, लेकिन हर बच्चा आतंकी नहीं है, ना हर बच्चे का उनसे ताल्लुक है। लेकिन परिवार वाले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। उन्हें सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी लोग, मैं अकेला नहीं, कितने पेरेंट्स 1200-1300 पेरेंट्स बन जाते हैं 4 सालों के। हर बंदा बरी करेगा, एक बार करेगा ही करेगा। हम सरकार से यही बेनती करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जी सरकार उसको देख के अच्छा हल निकालेगी। कल वो उन्होंने बताया कि एनएमसी के ऑफिशियल आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन की है, दे विल डू सर्टेनली, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारी कंसर्न तो है ही, रेपुटेशन को इशू को लेके बहुत बड़ी कंसर्न है हमारी। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज सारे चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई स्टेप लेगी। तो जिन बच्चों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनके मां बाप का फिक्रमंद होना जायज है, वो बेशक परेशान होंगे ही, लेकिन जो इसमें शामिल थे उनके तार कहां से जुड़े हैं के लिए रेड हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं फरीदाबाद का धौज है, धौज में पुलिस पहुंची है, एक एक दुकान को छान रही है, एक एक दुकान तक जा रही है। क्योंकि धौज ये वही इलाका है जिस जगह से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। अब तलाश ये हो रही है, ये सारे हथियार इन्हीं आतंकियों के पास से मिले थे। ये पिस्टल, AK-47 और मैगजीन, न सिर्फ हथियार बल्कि विस्फोटक। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमोनियम नाइट्रेट जो था वो भी इन्हीं आतंकियों के पास से मिला था, 3000 किलो। लेकिन ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां से लाए, इतना पैसा कहां से आया? आपको बताऊं कि आखिर सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, उसके बाद सबको जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी के हिसाब से सबने तैयारी की। देखिए जरा, 5 लाख शाहीन लाई, 2 लाख उमर लाया, इधर देख रहे हैं 5 लाख मुजम्मिल, 6 लाख मुजफ्फर, और उधर आप देख रहे हैं 8 लाख दूसरा शख्स लेकर आया। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए दिए। सबसे जो कॉर्नर पर देख रहे हैं वो आदिल है, 8 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद राथर ने 6 लाख रुपए दिए, उसके बगल में मुजम्मिल और शाहीन ने 5-5 लाख रुपए दिए। डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। ये कुल मिलाकर 26 लाख रुपए हो गए, ताकि इन रुपयों से विस्फोटक और हथियार खरीदा जा सके। जांच में पता चला ये पूरा पैसा दिया गया उमर को। पैसों को लेकर यूनिवर्सिटी में उमर मुजम्मिल में विवाद भी हुआ था। एजेंसियों के सामने पूछताछ में मुजम्मिल ने कबूला है 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। मुजम्मिल ने कहा है 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजार कर रहा था वो। अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने के लिए जिम्मेदारी इस मुजम्मिल के पास थी। यह अमोनियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं नीचे रखा है। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नू से 26 क्विंटल NPK खाद खरीदा था।
इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी थी उमर की। उमर क्या कर रहा था? हाथ में आप केमिकल की बोतल देख रहे हैं। उमर विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस जुटा रहा था। उमर ने विस्फोट और केमिकल रखने के लिए डीप फ्रीजर भी खरीदा था, जबकि शाहीन अलग अलग टीमें बनाकर नेटवर्क को बढ़ा रही थी। बिलाल, सबसे कॉर्नर पर आप बिलाल देख रहे हैं, बिलाल को ड्रोन और रॉकेट से हमले की तैयारी करने को कहा गया था। आदिल को पोस्टर लगाने का काम दिया गया था, सबसे कॉर्नर पर आदिल देख रहे हैं। और मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी और जो बाद में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। मौलवी इरफान ने इन डॉक्टरों को मिलाकर टीम बनाई थी। आतंकी डॉक्टर्स की अलग अलग हैंडलर को रिपोर्टिंग थी, यानी मुजम्मिल जो था, मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर और उमर का हैंडलर हाशिम था। इन सब की जांच की जा रही है फिलहाल। आइए अब आपको दिखाऊं, एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ हो यह रहा है कि जितने आतंकी थे, इन आतंकियों का प्लान क्या था? सवाल ये सिर्फ धमाका करना प्लान नहीं था, सबके पास अलग अलग जिम्मेदारी थी, सबने पैसा इकट्ठा किया, सब अलग अलग तरह से धमाके करने की तैयारी कर रहे थे। अब देखिए जरा सबके अलग अलग प्लान क्या थे। सब तैयारी की थी, पहली सीरियल ब्लास्ट की तैयारी। डॉक्टर आतंकी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, यानी एक साथ कई धमाके। इसके लिए 2900 किलो विस्फोटक से 200 आईडी तैयार करने वाले थे। यह हमला 26/11 जैसा होना था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। इसके अलावा अगली तैयारी थी सुइसाइड बॉम्बिंग की। डॉक्टरों को फिदायीन बनाकर आत्मघाती हमले करवाने थे। इसके लिए डॉक्टर उमर जैसे ट्रेंड बॉम्बर तैयार किए जा रहे थे, लेकिन लगातार एक्शन से घबराए उमर ने पैनिक ब्लास्ट कर दिया। ड्रोन जैसे हमले किए जाने की भी तैयारी थी। हमास जैसे हमले करता है, हैंडलर के इशारों पर ड्रोन में विस्फोटक फिट करके अटैक करना था। आतंकी बिलाल जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट यही काम कर रहे थे। बिलाल की तरह दूसरे सदस्यों को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। अगली तैयारी थी 32 कार धमाकों की। आतंकियों की प्लानिंग थी 32 गाड़ियों में बम फिट करेंगे। इसके लिए 32 कारों का काफिला तैयार करना था। आईडी फिट कर अटैक के लिए 4 कारें खरीदी भी जा चुकी थी। अल-फलाह से मिली डॉक्टरों की डायरी से यह बात पता चली है। अगला था लोन वुल्फ अटैक। इसका मतलब है बिना मदद के अकेले हमला करना। हैंडलर ने इसके लिए भी रिक्रूटमेंट कर रखा था। डॉक्टरों को अकेले ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथियों के पकड़े जाने पर उमर ने लोन वुल्फ मोड अपनाया। यह बैकअप स्ट्रैटेजी, यानी अकेले अटैक से बड़ा प्लान कवर करना था। यह थी इनकी तैयारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारी सहयोगी अनुष्का ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पुलिस चेकिंग कर रही है धौज में, जहां से विस्फोटक मिला था। फरीदाबाद पुलिस लगातार सर्च और कॉम्बिंग अभियान जो है चला रही है। ये पूरा मार्केट एरिया अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ मीटर आगे है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुजम्मिल और उसके साथी जो कि 3.5 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, उन्होंने कई ऐसे शॉपकीपर्स के साथ दोस्ती की हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि एक शॉप से ग्राइंडिंग मशीन और उसके साथ ही स्टेबलाइजर जो है वो रिकवर किया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर दुकान पर जाकर जो शॉपकीपर्स है उनसे बातचीत की जा रही है। देखिए जरा, यह साजिश बिना पाकिस्तान के हाथ के नहीं हो सकती, जो कि जैश कर रहा था। पाकिस्तान इसी तरह की साजिश भारत के खिलाफ करता है, यही ड्रोन के जरिए भी। इस तरह के ड्रोन पाकिस्तान सरहद से भारत में दाखिल करवाता है और ड्रोन अंदर आने के बाद हथियार, ड्रग गिराकर वापस लौट जाते हैं। बाकायदा जो हथियार बरामद हुए हैं, उन तस्वीरों से यह खुलासा हुआ कि ड्रोन के जरिए ये सारे पिस्टल भारत की सीमा में दाखिल कराए गए थे और खास मिशन के तहत गैंगस्टर्स भी पिस्टल और हथियार पाकिस्तान से मंगाते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से ये सारा हथियार मिला है और इन्होंने ये कबूला है कि ये सब पाकिस्तान से आया है। ये आप देख रहे हैं, मनदीप, अजय, दलविंदर, इन सब की गिरफ्तारी हुई है। देखिए जरा कैसे अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से आते हैं ये हथियार। इस तरह ड्रोन से सीमा पार होती है। सीमा पार आने के बाद ये यहां गिरा देते हैं बॉक्सेस और हथियार। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जो हाईटेक हथियार मिले हैं, उनमें 8 विदेशी पिस्टल हैं, 92 जिंदा कारतूस हैं।
गैंग से बरामद पिस्टल बहुत महंगी और हाईटेक है। चाइना और तुर्की मेड एक पिस्टल सोचिए 8 से 10 लाख रुपए की है। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। हथियार पहले तुर्की और चीन से पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं, यानी ये चीनी और तुर्की के हथियार हैं, फिर वहां से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। इसके बाद इन्हें यूपी और पंजाब के तस्करों की मदद से दिल्ली और आसपास के राज्यों में भेजा जाता था। लॉरेंस, बम्बिया, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग को ये पहुंचाए जाते थे। हथियार नेटवर्क हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजता था। इसी नेटवर्क में शामिल ये 4 आरोपी हथियार सप्लाई में लगे हुए थे, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला, तस्कर आए हैं। इसके बाद रोहिणी एरिया में जाल बिछाकर इन्हें दबोच लिया गया, जिनका नाम मनदीप, अजय, दलविंदर और रोहन है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले। पुलिस का कहना है ये संगठित और हाई फंडेड तस्करी मॉड्यूल है। मोबाइल लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया लिंक के जरिए पूरे नेटवर्क और उसके विदेशी कनेक्शन की जांच हो रही है। कितने हथियारों की खेप अब तक भारत में कहां गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुनिए जरा पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अभी तक मालूम चला है उसमें जसप्रीत जस्सा जो यूएस में बैठा हुआ है, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वही पाकिस्तान में लोगों टच में था और वही जो इंडिया में रिसीवर्स हैं उनके टच में था, उनको वेपन सप्लाई करा रहा था। सर ये जो हथियार हैं किस तरीके के हथियार हैं और इनकी कीमत कितनी होती होगी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में? जो वेपन है इनकी, एक वेपन की कीमत 8 से 10 लाख रुपए यहाँ पर बताई जा रही है, जो ये बदमाशों को, गैंगस्टर्स को सप्लाई करते हैं, जिसमें PH 5.7 जो मेड इन टर्की है और PH 3 जो मेड इन चाइना है। बहुत सी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो यहाँ जैसे सप्लायर हमने एक रोहन तोमर अपरेंट किया है, बागपत्ता रहने वाला है, ये डिफरेंट गैंग्स को सप्लाई करता था। कितना बड़ा नेक्सस है, क्या और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, हमारी इंटरोगेशन में और भी लोगों के नाम आए हैं जिनको हम अपरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जरा, इसीलिए जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज हो गया है, क्योंकि वहां भी लगातार चेकिंग हो रही है दिल्ली धमाके के बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन की, इस तरह की तस्वीरें। जानकारी ये मिल रही है कि हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं और ड्रग भी पाकिस्तान से आ रहा है, आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं, और कैसे जैश लोगों तक हथियार पहुंचा रहा है या उन्हें आतंकी बनने में मदद कर रहा है। कैसे ड्रग और आतंक का कॉकटेल सामने आया है, उसकी अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बुलडोजर चला है ड्रग के तस्करों पर। तस्कर भाइयों के अड्डे जमींदोज किए गए। दावा यह है कि ड्रग का जो पैसा है वो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है। भाई साहब तुम लेट आए हो, नो नहीं है 200 मीटर पहले रोक ला। इससे पहले आपको बताऊं, एक और ड्रग तस्कर पर कल भी बुलडोजर चला है। सबसे पहले कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर जो आतंक को सपोर्ट करते रहे। जम्मू के सिकंदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कई दिन से ड्रग्स गैंग रडार पर हैं। ड्रग्स गैंग के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। लगातार दूसरे दिन आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के बिश्नाह में अवैध निर्माण तोड़ा गया है। दावा यह है कि सरकारी जमीन पर 2 भाइयों ने कब्जा किया था। दावा है कब्जाई गई जमीन की कीमत 60 करोड़ रुपए, जबकि कब्जा करने वाले दोनों भाई ड्रग्स तस्करी करते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। कई मंजिला इमारत और छोटे छोटे निर्माण तोड़ डाले हैं। इससे पहले कल भी सिकंदरपुर में बुलडोजर चला था। वहां भी ड्रग्स तस्करी करने वालों के मकान तोड़े गए थे। कार्रवाई का मकसद है ड्रग्स और अवैध कब्जे के जाल को तोड़ना। आइए आपको सुनवाता हूं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा। इलाके में आज सुबह जो जम्मू कश्मीर की काफी तादाद में जो टुकड़ियां थी वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर एक इलाके में जो है पूरी तरह से एक डिमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई गई है। और लगातार एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नशा तस्करों को संकेत दिया जा रहा है कि अब जो है किसी भी तरीके से जो है नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनके घर हो या उनकी प्रॉपर्टी हो, उसे जो है पूरी तरह से जो है डिमोलिश जो है यहाँ पर किया जाएगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अफसोसनाक खबर, भारत ने अपना एक फाइटर खो दिया। अलविदा फाइटर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कल आपको याद होगा नमंच की प्लेन चलाते वक्त, तेजस उड़ाते वक्त उनका निधन हो गया, फाइटर क्रैश हो गया। नमांश सयाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये उनका फाइटर है
जो क्रैश हुआ। तेजस उड़ा रहे थे, दुबई में एयर शो चल रहा था, उस दौरान यह हादसा हुआ। नजदीक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ध्यान से देखिए तो ये आखिरी वीडियो है क्रैश होने से पहले। ये क्रैश हुआ फाइटर। विंग कमांडर नवांश, अब देखिए जरा फाइटर तेजस कलाबाजी कर रहा है, सीधे उड़ रहा है। नवांश के पास पूरा कंट्रोल है। देखिए एक बार उन्होंने पूरा फाइटर खड़ा कर दिया है, वर्टिकल हो गया, सीधे फाइटर उड़ रहा, फिर पलट गया है पूरा फाइटर। अब तक पूरी तरह से कंट्रोल उनके हाथ में है, फिर पलट के देखिए सीधा कर लिया उन्होंने फाइटर, अभी भी उनके नियंत्रण में, लेकिन अचानक देखिए नीचे आकर गिर गया। क्या हुआ कोई समझ पाता, वो खुद समझ पाते, पैराशूट खोलकर निकल पाते, शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरा फाइटर क्रैश हो गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। अब आपको दिखाऊं अगली तस्वीर, जिस वक्त क्रैश हुआ वो फाइटर, ये आप देख रहे हैं, ये तेजस उड़ा रहे थे। ये पहली तस्वीर कल आई थी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप फाइटर जेट का वो वीडियो, आखिरी टाइम जो तस्वीर सामने आई जब वो क्रैश हुआ है। अब आपको बताऊं कि आखिर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यह हादसा कैसे हुआ। पूरी तरह से विंग कमांडर के कंट्रोल में था फाइटर, कलाबाजियां भी कर रहा था, पूरा फाइटर पलट भी गया था, फिर कैसे क्रैश हो गया। देखिए जरा आपने तस्वीरें देखी फाइटर की, कुछ इस तरह से पूरा फाइटर उल्टा कर दिया था जब वो उड़ा रहे थे। दुबई में तेजस विमान हादसे को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से हादसा हुआ, यानी पूरा फाइटर पलट गया था। जिस वक्त जब विमान गोता लगा रहा था उस वक्त पायलट पर असर पड़ा, यानी विमान उल्टा था। इसमें पायलट को ऐसा लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जब विमान उल्टा है तो उसे ऐसा लगेगा सीट से निकल रहा है वो, और चक्कर आने की वजह से विमान कंट्रोल खो रहा है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पायलट इससे उबर नहीं पाया, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से विमान नीचे, सीधे नीचे की तरफ चला गया। दावा यह भी किया जा रहा है जेट में तकनीकी खराबी आई हो और इंजन फेल होने की वजह से हादसा हुआ हो। हादसे के बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि दुबई के एयर शो में जिस फाइटर जेट गोता लगा रहा था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि विमान ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, और ऐसे में कलाबाजियां करने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है उसके पास, और इस वजह से लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो सकता है। अब देखिए, इस बीच पाकिस्तान के कई अखबारों ने फर्जी खबर भी चलाई। पाक के अखबारों ने दावा किया कि विमान में ऑयल लीक हो रहा था, लेकिन पड़ताल में पाक का यह प्रोपेगेंडा फर्जी साबित हुआ है। हादसे के बाद वायुसेना तेजस के ब्लैक बॉक्स की जानकारी जुटा रही है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दरअसल ब्लैक बॉक्स में विमान की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और इसकी मदद से हादसे की असल वजह के बारे में पता चलता है। सुनिए जरा इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तकरीबन 55 सेकंड तक सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और उसके बाद लास्ट के 5 सेकंड में वो एक रोल लेता है और फिर उसके बाद राइट पॉजिटिव जी से वो लेफ्ट नेगेटिव जी का मैनूवर करने की कोशिश कर रहा है, और उस समय कहीं पर वो पिच डाउन हुआ है और उसके बाद उसको पुल अप करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो इस समय पे जो समझ में आते हैं।
अब देखिए विंग कमांडर का एयर शो तेजस में बैठने से पहले आखिरी वीडियो कौन सा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है, ब्लैक यूनिफॉर्म में जिन्हें आप देख रहे हैं ये नमांश है जो तेजस उड़ा रहे थे। इस वक्त आपके सामने महज 34 साल इनकी उम्र थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां मौजूद थे दुबई में एयर शो के दौरान, उनके साथ मिले, मुलाकात हुई, उसके बाद फोटो सेशन हुआ। देखिए नमांश आकर खड़े हुए। नमांश का एक और वीडियो आया है, वो आखिरी वीडियो जिस वक्त वो फाइटर में बैठने जा रहे थे, एक शख्स दुबई में वहां मौजूद था, हंसते हुए जा रहे हैं नमांश। देखिए तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे बात हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। आप देख रहे हैं नमांश ने हाथ हिलाया है, चश्मा लगाए हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एयर शो में मौजूद हैं, उनका टर्न था। आज हमने इंडिया की शान तेजस के साथ मिलने का मौका मिला और हमारे बात हमारे इंडिया के जवान भी यहाँ पर साथ हैं। और इस अफसोसनाक हादसे के बाद नमांश जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं, उनके घर में, उनके परिवार में मातम का माहौल है। आपको तेजस के जाबाज पायलट की कहानी मैं आपको बताता हूं। एयर शो में विंग कमांडर नमांश सयाल तेजस विमान उड़ा रहे थे और 34 साल के नमांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। वो अनुशासन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। नमांश के पिता भी पहले भारतीय सेना में कार्यरत थे। आर्मी से रिटायर होने के बाद उनके पिता स्कूल में प्रिंसिपल बने। पिता की सैनिक यूनिफॉर्म देखकर नमांश बहुत प्रभावित थे पिता से। नमांश ने बचपन में ही ठान लिया था कि वो सेना से जुड़ेंगे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हमीरपुर के सैनिक स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई की। साल 2009 में उनको वायु सेना में अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इससे पहले भी कई एयर शो में हिस्सा लिया है। उन्होंने अपने पिता को एयर शो देखने के लिए कहा था। नमांश के पिता दुबई में हुए एयर शो को लाइव देख रहे थे उस वक्त। सोचिए पिता वहीं मौजूद थे। उसी वक्त उन्हें तेजस फाइटर क्रैश के बारे में पता चला। पायलट नमांश की पत्नी भी वायुसेना में अधिकारी हैं। जिस वक्त हादसा हुआ वो कोलकाता में ट्रेनिंग कर रही थी। नमांश सयाल अपने पीछे 7 साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे के बाद से ही उनके परिवार में गम का माहौल है। कांगड़ा में लोग उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा विंग कमांडर नमांश साहब का परिवार क्या कह रहा है। मुझे इस चीज का बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना। उनके पिताजी जो हैं वो भी आर्मी में थे और लड़की के शायद मुझे जहां तक ध्यान है 2 बच्चे, एक बच्ची है और उनकी मिसेज भी मैंने सुना है कि वो इंजीनियरिंग अफसर है। सारे गांव में जो है शोक प्रकट हो गया और सारे गांव में सभी दुखी हैं। और अभी शाम को पता चला है कि उनकी जो है जो नमन जो उनकी जो मृत्यु हुई है उनकी बॉडी जो है वो मैसूर चेन्नई में आएगी और उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार जो होगा हमारे गांव से पटियालकर में होगा। गाँव में आज शोक का लहर बहुत ज्यादा, मतलब गांव में क्या पूरे नोटा ब्लॉक के अंदर ही देश दुखी। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं दक्षिण अफ्रीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए। दक्षिण अफ्रीका में क्यों हो रहा है मोदी मोदी, एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी और मेलोनी की जब मुलाकात हुई। इटली की पीएम मेलोनी भी G20 समिट में जोहानिसबर्ग पहुंची। पीएम मोदी और मेलोनी ने हाथ मिलाया। काफी देर तक दोनों बात करते रहे। इसके अलावा देखिए ब्राजील के पीएम, ये G20 के मंच पर सारे राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं। पीएम मोदी भी आपको नजर आ रहे हैं। ब्राजील के पीएम आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी भारत के साथ खड़े थे। पीएम मोदी से मिलकर फौरन उन्होंने मोदी को गले लगा लिया। आपको याद होगा ब्राजील के पीएम
उस वक्त भी भारत के साथ खड़े थे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और टैरिफ के वक्त भी भारत के साथ थे और ट्रंप पर हमले कर रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले हैं। G20 समिट में ही यह मुलाकात भी हुई है। अब देखिए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पीएम मोदी जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गंगा मैया के गाने से स्वागत किया गया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब अफ्रीका में अफ्रीकन लोगों ने स्वागत किया तो वो मोदी के आगे दंडवत हो गए। देख रहे प्रधानमंत्री को झुककर दंडवत होकर प्रणाम किया। फिर प्रधानमंत्री का होटल में स्वागत किस तरह से हुआ जब वो पहुंचे, बाकायदा भारतीय नृत्य के साथ पीएम मोदी का वेलकम किया गया। अब आइए आपको बताऊं कि दक्षिण अफ्रीका क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसानमंद है। दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन के लिए अफ्रीका भारत का एहसानमंद है, क्योंकि भारत की वजह से पहली बार G20 का आयोजन हो रहा है। और दरअसल 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनवाया था। भारत ने ही G20 देशों के सामने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 देशों में शामिल किया जाना चाहिए। चीन ने शुरुआत में इस प्रस्ताव का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत बाकी देशों को सहमत किया। आखिर चीन ने भी अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का समर्थन किया। पहले G20 देशों का समूह हुआ करता था 20 देशों का, इसमें अब 21 सदस्य हैं। पीएम मोदी के इस पहल के बाद अफ्रीका में भारत का सम्मान और बढ़ गया है। G20 समिट में शामिल होने जब पीएम मोदी जोहानिसबर्ग पहुंचे तो कलाकारों ने उनके सम्मान में जमीन पर लेटकर स्वागत किया है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अफ्रीकी एक्ट्रेस क्या कुछ कह रही है। I'm a very proud Indian and Modi ji, we love you. Namaste. My name is Charina Patel. I'm a South African actress and producer, and I am so excited to welcome Modi ji today. It has been a dream of mine for a very, very, very long time. I missed his last visit in 2023, but I am so excited that he's here. I'm a proud Gujarati. I'm a very proud Indian, and Modi ji, we love you. अब देखिए जरा कौन नहीं पहुंचा G20 में। 3 राष्ट्राध्यक्ष देख रहे हैं 3 देशों के, जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप, ये तीनों G20 में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे आपको बताता हूं। इस बार G20 समिट में 3 वर्ल्ड लीडर शामिल नहीं हुए। इसमें अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सम्मेलन का विरोध किया था। दरअसल ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहा है। इसके विरोध में वो G20 समिट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसको लेकर विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अगले साल G20 की अध्यक्षता करेगा और एक नियम के तहत अमेरिका को मेजबानी दी जाएगी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि अगर ट्रंप नहीं आएंगे तो वो खाली कुर्सी को मेजबानी दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी G20 में नहीं पहुंचे।
यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच उन्हें गिरफ्तारी का डर है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है और पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। वहीं चीन ने भी आखिरी वक्त इस आयोजन से दूरी बनाई। दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत खराब है और इन सभी राष्ट्राध्यक्षों की गैर मौजूदगी में भारत की भूमिका और ज्यादा बढ़ गई है। आइए फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए।